चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आई कैप का रिज़ल्ट आता है ना, रिज़ल्ट के बाद कुछ मोटिवेशंस मिलती हैं, कुछ डीमोटिवेशंस होती है। जो पास हो जाते हैं वो बड़े खुश होते हैं, जो फेल होते हैं उनके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी आई कैप। लेकिन वो इंतकाम जब आई कैप लेने भी आते हैं ना तो फिर कहते हैं नहीं हमसे गलती हो गई है। लेकिन हर रिज़ल्ट के बाद ना कुछ एनालिसिस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। देयर आर टू टाइप ऑफ अप्रोचेस कि यहाँ तो जो बच्चे फेल हुए हैं आप उनसे सीखें, उनसे हासिल करें इबरत कि यार अगर हमने ये गलतियाँ की तो हम भी नेक्स्ट टाइम इनमें बैठे होंगे, या तो फिर कहीं जो होगा देखी जाएगी, करके फेल होके देखें। तो ये दो अप्रोचेस हैं जो आपने देखनी है। बिकॉज हिस्टोरिकली देखा जाए कैफ के 8 सब्जेक्ट हैं और कैफ 2 जो एक छोटा पेपर है, इजी पेपर है, लेकिन ये रिज़ल्ट वाइज बहुत गंदा पेपर बनता जा रहा है। इट इज़ गेटिंग वर्स वन। मतलब हिस्टोरिकली अब एफआर का रिज़ल्ट जो है वो टेक्स्ट से बेहतर आ गया। ये एक चैलेंजिंग बात है और ये प्रॉब्लम भी है कि यार क्या इस सब्जेक्ट के ऐसे डायमेंशंस हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, ये कर लिए ये कर लिए ये कर लिए पास हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपको सिलेबस को थोरली करना पड़ेगा, आपको सिलेबस को थोरली लेके चलना पड़ेगा। और टेक्स्ट के बारे में तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि टेक्स्ट या तो पहली अटैम्प्ट में है या तीसरी में, ये दो में पास नहीं होने वाली चीज़ होती। क्यों? अभी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, खुदा ना खाने से रह जाएगा तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी करेंगे, फिर रह जाएगा। क्यों? बिकॉज हर साल बाद सिलेबस चेंज हो जाता है इसका। अब जो इससे वेरी नेक्स्ट अटैम्प्ट है उस पर टेक्स्ट का सिलेबस चेंज है, तो आपको पता नहीं होगा अपडेट्स क्या हैं क्या नहीं है, वही चले जाएंगे मुँह उठा के, फिर क्या होंगे? फेल होंगे। फिर तीसरी अटैम्प्ट में जाके जब आप थोड़ी बहुत एफर्ट मारेंगे फिर जाके पास हो रहे होते हैं। तो टेक्स्ट इस तरह का एक जालिम सब्जेक्ट भी बन जाता है जिनका पेपर अड़ रहा होता है। तो ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से देखनी है। आप हमेशा अपनी ना जब भी रिज़ल्ट आता है, जब बच्चे फेल होते हैं, वो जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बड़ी पुअर करते हैं, हमेशा फ़ैसला करते हैं जज्बाती होके। जो जज्बाती फ़ैसला साजी है ना वो आपको हमेशा मरवाती है। इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमेशा आपको रैशनल होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बच्चा आया, 4 पेपर दिए, चारों उड़ गए, ठीक है। उसके 4 पेपर पिछले 1 साल से उड़ रहे हैं। 1 साल से उसका क्या होगा, पेपर पास नहीं हो रहा, और 1 साल से वो क्या कर रहा है, 4-4 पेपर देता जा रहा है। आया बैठा जी ये मसला है वो मसला है बताएं। मैंने कहा ठीक है ये मैंने सीए करना है, अल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं, सारा कुछ मैंने कश्तियाँ जला दी हैं अपनी। पेपर 3 दे दो या 2 दे दो। नहीं देने, मैंने पेपर 4 ही हैं। मैं कहा ठीक है अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टाइम फिर आना। कितना देखे इतना साल हो गया, 1 साल बर्बाद कर लिया है। अभी भी अगर मैं 2 पेपर दूंगा या 3 पेपर दूंगा फिर मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा? मेरी कोशिश है क्वालिफाई 1 साल में करने की। तो जो 1 साल में तुमने क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, पिछले 1 साल तुम्हारा पेपर पास नहीं हुआ, तो फिर जज्बाती फ़ैसला कर रहे होते हैं। तो जज्बाती फ़ैसले जो हैं ना वो मरवाते हैं आपको। आपने हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ पर रह के क्या करना है, फ़ैसला करना है। तो इस पेपर में ना अब डरना शुरू हो जाएं, बिकॉज़ अब ये आई कैप का सबसे गंदा रिज़ल्ट प्रोड्यूसिंग पेपर बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह से। जब तक बच्चे फेल होते जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स का पोस्ट बैच जो है वो चलता रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा पोस्ट बैच चले, हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि पोस्ट बैच में बच्चे ना आए, फेल होके आते हैं। क्या करें, रिज़ल्ट लिखा हुआ अल्लाह ने, बच्चा तो फेल होगा, उससे पढ़ना नहीं है ना। अब देखिए उसको इतनी तैयारी करवानी है, उसने करना नहीं है, लेक्चर्स उसने मिस करने हैं, लेक्चर्स के पेंडिंग होने ही होने हैं, टेस्ट उसने देनी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या आंसर आना है? फेल। कैलकुलेटर वो इस्तेमाल नहीं करता बच्चा। ऐसे वैसे बच्चे मिलते हैं, पूरा सेशन बैठते हैं, उनके पास कैलकुलेटर नहीं होता, मोबाइल पे सवाल कर रहे होते, कभी पेपर की तैयारी नहीं कर रहे होते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेके चलनी है। बस आपने एक चीज़ देखनी होती है, आपका रिज़ल्ट है था या नहीं था। जब भी रिज़ल्ट आ जाए ना, उसके बाद देखें कि अब जो आप पेपर्स दे रहे हैं इनको कैसे तैयार करने। बिकॉज रिज़ल्ट फेल होने पे जो सबसे बड़ा नुकसान है कि 6 महीने आपके अगले भी ज़ाया हो गए। आपका एक रिज़ल्ट आपको 6 माह तक आगे ले जाएगा या 6 महीने क्या ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल अभी FTS 44 है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, FTS 44 है और उसने क्वालिफाई इस
सेशन में नहीं किया और फर्म्स का इंडक्शन क्राइटेरिया 44 है, वो नेक्स्ट से क्वालिफाई करता है, तो क्या फर्म्स के क्राइटेरिया पे फुलफ़िल करेगा वो? तब क्या होगा? 45 होगा। तो हर 6 महीने आपको आपके आर्टिकल से पीछे लेके जा रहे हैं। एवरी 6 मंथ्स जो है वो आपकी कॉस्ट है। तो पोस्ट बैच जब रिज़ल्ट आपका आ जाए तब तैयारी करनी हो तो सबसे बड़ा फ़ैसला आपने ये करना है कि भाईजान 3 महीने है और 6 महीने है। अगर कोई अब आपने ऊपर नीचे की तो उड़ना क्या है आपके अगले 6 महीने भी। फिर आपका ये सब्जेक्ट फ़ेब में पास नहीं हो रहा होगा, या ये अगस्त में पास नहीं हो रहा, कब हो रहा होगा? फ़ेब में पास हो रहा होगा। जब आप इसको पास करेंगे उस वक्त तक कुछ बच्चे नए पीआरसी से आएंगे, वो 4 देके निकल जाएंगे आगे, तो आप रेस में क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकली सच बात है कि एज ऑफ नाउ इंडक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया हुआ है, हाईली कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में आपने कम्पीट भी करना है। फिर रेफरेंस मांगते हैं, रेफरेंस बेस्ड इंडक्शन होती है इसमें नो डाउट, लेकिन मेरिट बेस्ड इंडक्शन होती है, टॉप 3 में होती है इंडक्शन मेरिट बेस्ड जो है। तो आपने अब बहुत ही ध्यान से लेके चलना है। अब बच्चे कहते हैं जी हम फेल हुए लेक्चर लें, हम कहते हैं लें, कहते हैं अपना माल बेचने आए हैं ना, लो, मसला ही कोई नहीं है, नेक्स्ट टाइम ले लोगे। लेक्चर्स जो है ना बेसिकली वो आपको कंसिस्टेंट कहते हैं, चीज़ें आपने याद रखनी है। होता ना सेल्फ स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, खुद कर लेंगे। भाई आप लोग क्लासेस लेते हो उसमें नहीं कर पाते, खुद कर पाओगे? जो बच्चे कहते हैं हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, खुद कर लेंगे, फेल होने के बाद, याद रखिएगा वो पढ़ते ही जाके आखिरी महीने में जब आई कैप का वो भेज देंगे दाखिला, तब भी उनको जज्बा मान नहीं जागता। जब आखिरी महीना शुरू होगा ना तब किताबें खोलेंगे, फिर जो उनके साथ होगी वो मैं कैमरे में बता नहीं सकता अभी। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आखिरी महीना इज़ ऑलवेज़ फॉर योर रिविजन्स। हमारी आवाम क्या करती है, आखिरी महीना हमेशा किसके लिए रखती है? प्रिपरेशंस के लिए रखती है। पेपर अगर 17 तारीख को होगा, इनके लेक्चर ही ख़त्म 10 तारीख को हो रहे होंगे, 7 दिन में क्या करेंगे? आई कैप में जज पता किस चीज़ से करना है आपको? 3 घंटे 15 मिनट की परफॉर्मेंस से। आई कैप को नहीं पता आपका पहली अटैम्प्ट है, 5वीं अटैम्प्ट है, 6 माह पढ़ा है, सेल्फ स्टडी की है, क्या किया क्या नहीं किया, उसने जज आपको 3 घंटे 15 मिनट से करना है, वो हम तैयारी नहीं करते मेजोरिटी बच्चे। देखिए लेक्चर्स लेने से, क्लासेस लेने से, बातें सुन लेने से पास अगर होना हो तो मेरे ख्याल से तकरीबन सही है कि सारी ऑडियंस ही पास होनी चाहिए। लेक्चर सारे लेते हैं, लेक्चर्स लेते भी एज अ सीजन के तौर के ऊपर है, यूट्यूब लगा के बैठ जाते हैं 1.5x पे करते हैं और ये सुन रहे होते हैं सुकून से, चिल बैठ के बातें सुन रहे होते हैं, साथ उसको टेक्स्ट कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग, खाना खाया, वो भी सबको हाँ हाँ कह रही होती है, हाँ मैंने भी खाया, तो एक मैसेज सबको रिप्लाई जाता है। रील्स देख रहे होते हैं, लेक्चर हम लगा जूम पे रील्स देख रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे, सुन रहे हैं, एक्टिव लिसनर है, लेकिन फिर भी फेल क्यों होते? लिखते नहीं है। वो जो 3 घंटे 15 मिनट है ना, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। इनकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरत है, इसकी प्रिपरेशन आपको से सीखनी है। टेस्ट हुआ सेल टैक्स का, लग समझ गई होगी, मज़ा आया? अब आप देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। तो आपको याद होगा हमने इनिशियल डिस्कस किया था सिलेबस का, और उस सिलेबस में हमने कहा था कि हमारे ग्रेड के 4 लेवल्स हैं, ABCD। जो ए लेवल है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और एथिक्स। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये बड़े बेसिक्स से हैं, ये वो बातें हैं जो आप पढ़ के आए हैं पीआरसी में। आप लोगों ने पीआरसी में पढ़ा हुआ है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने पीआरसी में पढ़ा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने पीआरसी में पढ़ा हुआ है टैक्सेस के टाइप्स क्या होती हैं। तो कुछ तरह इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। इजी एरिया है, 8 नंबर तक की टेस्टिंग इसमें से होती है। अब मोस्ट प्रोबेबली इसमें से MCQs जो हैं वो आ रहे हैं और एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली इसमें से आपको MCQs ही मिलेंगे। लेकिन ये अब वो चैप्टर खास तौर पर जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 22 है, डेट इज़ टोटली जर्नल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आप कहेंगे इसमें क्रैमिंग करनी है, रटा मारना है, यार जहाँ पे क्रैमिंग की बात आएगी मैं बता दूंगा आपको कि यार ये चीज़ क्रैम कर लो। क्रैम करने का मतलब होता है कि वर्ड टू वर्ड लिखना। पूरे टेक्स्ट में वर्ड टू वर्ड लिखने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। आपने थ्योरी को समझना है और थ्योरी को अपनी अल्फाज में लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि यार ये चीज़ ऐसे होती है। जितनी आप बेहतर एक्सप्लेनेशन करेंगे उतना ही बेहतर आपका क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
तो हम इस पे आते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर गोइंग टू बी इजी फॉर यू बिकॉज ये चैप्टर वो है जो आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके हैं। इवन अगर आप सीए ना भी कर रहे हों, ये वो टेक्स्ट की नॉलेज है जिसका बेसिक नो हाउ, बेसिक आइडिया सबको होता है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे क्या है और क्या नहीं है, पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। सारा ये चैप्टर जो है दैट इज़ योर नॉलेज बेस्ड चैप्टर। इसकी सारी बातें आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, क्रैम कुछ नहीं करना। ये वो बातें हैं जो रोज़मर्रा हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चूँकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं तो सवाल ही हमारा किससे आता है, व्हाट इज़ टैक्सेशन। टैक्स क्या होता है जी, टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट हमसे लेती है उसे क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट लेती है हमसे, उस भाई ने कहा है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है वो टैक्स होता है, उसने कहा है जो गवर्नमेंट लेती है हमसे वो टैक्स होता है। तो अल्फाज का बस चुनाव आगे पीछे हुआ है, लेकिन टैक्स ये होता है। और टैक्स क्या होता है? ये ना कहना लेती है जो गवर्नमेंट उसको टैक्स कहते हैं, ये ना कहना तुम्हारी मेहरबानी। क्या होता है टैक्स? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए जो हमसे अमाउंट ले रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट कलेक्शन कर रही होती है किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। टैक्स क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट की इनकम होती है। टैक्स जो एक्सपेंडिचर कर रही होती है ना, हमारे लिए भी हो सकता है, अपने लिए भी हो सकता है। तो भाई ने ना बड़े डिप्लोमेटिकली बात की है कि अगर मैंने कहा ना गवर्नमेंट अपने लिए खर्चा करती है, पिला जाऊंगा आजकल, वैसे भी मई का महीना बड़ा भारी होता है। तो भाई ने कहा अपने लिए और आवाम के लिए जो है ना खर्च कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। डिप्लोमेट है, अच्छा बनेगा सियासतदान। हाँ भी टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने के लिए, रेवेन्यू बेस के लिए, और नॉन रेवेन्यू टैक्सेस भी होती है, मतलब कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, दोनों काम के लिए। सर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए पब्लिक से डिफरेंट सोर्सेज से फंड कलेक्ट करती है। सही है। टैक्स क्या होता है? वो प्लेंटी या वो सरचार्ज जो गवर्नमेंट लेती है अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। जो आवाम गवर्नमेंट को जो अमाउंट देती है मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज से, और गवर्नमेंट जो उसे आवाम के खिलाफ है वो भी इस्तेमाल करते हैं, और कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। जो हम अपनी इनकम में से गवर्नमेंट को पे करते हैं, गवर्नमेंट उसको आगे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करती है। भाई प्रॉपर ना आज के रोड अच्छा देख के आए और वहाँ पे तस्वीर लगी कि नवाज की, तो भाई ने कहा आए भाई आज जाकर उसको फुल टाइम चेप दूंगा एक्सपेंसेस लाने के लिए। अब देखें सब ने बात की है और सबकी बात जो है वो ठीक है। टैक्स बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को अपना निज़ाम चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, जो रेवेन्यू चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। यह बड़ी साफ सीधी बात है। पाकिस्तान एक घर है, ठीक है, आप अभी गवर्नमेंट को छोड़ें, एक आपका घर अपना हो, उस घर को चलाने के लिए कुछ खर्चे नहीं, फंड्स मैनेजमेंट नहीं होती। अगर एक घर है जिसमें वालिद साहब जो हैं वो कमाने वाले हैं और 8-9 गंदी लादे खाने वाली बैठी हुई हैं, तो अब सोचें उस घर को मैनेज कैसे किया जाएगा। क्या उस घर के पास रिसोर्सेज जो हैं, ज़राए वसाइल, क्या वो अनलिमिटेड होंगे? नहीं। अब उस घर के पहले देखते हैं, एक घर है जिसमें कुछ अफराद रह रहे हैं, उस घर को चलाने का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से खर्चे होंगे। खाने का, जो अफराद रह रहे हैं उनको खाना पीने का खर्चा नहीं होगा, भाई क्या खाना है, कितना खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है और डिनर में क्या करना है कि नहीं। उनको पहनने का खर्चा नहीं होगा, किसको क्या पहनाना है क्या नहीं पहनाना खर्चा होगा। फिर सेकंड, भाई बच्चे हैं, इनके तालीम के बारे में क्या करना है, स्कूल्स पढ़ाना है नहीं पढ़ाना, किस स्कूल में भेजना है, किस बच्चे को किस क्लास में दाखिला करवाना है, किसको कॉलेज में भेजना है, क्या ये खर्चे होंगे कि नहीं होंगे। फिर उन्हीं घर के अफराद से कुछ खर्चे होंगे जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड होंगे, जो अद्वियात से होंगे, दवाइयों से रिलेटेड होंगे। कोई बीमार हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करवाना है
है क्या नहीं? फिर जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर की भी कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हो रही होगी कि नहीं? कोई दीवार पेंट करवानी है, कुछ फर्नीचर को दायां बाएं करना है, ये सारे खर्चे हैं। ये सारे खर्चे एक घर को चलाने के लिए हैं। अब ये खर्चे पता है आपको ये है, तो उन खर्चे के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। और पैसा वो कौन लेके आएगा? जो घर का सरबराह होगा वो सारा आएगा, वो सारा कंट्रीब्यूट करेगा, और कौन चलेगा? घर चलेगा। अब घर का सरबराह मर्द होता है, साफ सीधी बात है, लेकिन घर चलाता मर्द नहीं है, साफ सीधी बात है। आप अपने घरों के एग्जांपल्स देखें, जिन जो आपकी वालदा हैं, बेसिकली शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाउस। वाला साहब बस ATM है, ऐसे ही है ना। अब वो पैसा ला के दे रहे हैं, घर कौन चला रहा है? वालदा। बेसिकली शी इज़ योर CEO, वो घर की क्या है? चीफ एग्जेक्टिव है। उन्होंने फैसला करना है क्या टिंडे पकाने हैं, कि क्या पकाना है, किसको नाश्ते में क्या देना है, कितना आटा चाहिए, कितनी रोटी बनानी है, कितने चावल हैं, वो फैसला करेंगी। बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाना है, क्या तालीम है, क्या उनके तालीमी अखराजात फैसला कौन करेंगे? वालदा करेंगी। कौन बीमार हो रहा है, किसको इलाज करवाना है, किसका कुछ देखभाल है, वालदा कर रही होती हैं। फिर बेसिकली जो कपड़े हैं ईद पे, शबरात पे, वट जो भी हैं, ये सारा कुछ कौन मैच कर रहा है? वालदा कर रही हैं। तो वालदा बेसिकली जो है वो क्या कर रही हैं? घर को मैनेज कर रही हैं। और उनको घर मैनेज करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं? वालिद से आ रहे हैं। तो पाकिस्तान भी क्या है? आपका एक घर ही है। अब हम बैठे हुए पाकिस्तान में, अगर हमारे अपने घर में देखा जाए तो घर चलाने वाला कोई और फ़र्द है, घर के लिए वसाइल मुहैया करने वाला कोई और फ़र्द है। तो पाकिस्तान भी तो हमारे लिए घर ही है। आप देखें, आप शुरू करें गिलगित से जाएं टुवर्ड्स ग्वादर, तो अवाम का जमे गफ़ीर है। 240 मिलियन की आबादी, 24 करोड़ की आबादी कर दी हमने। लेकिन क्या हमारे पास जो वसाइल है, जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो अनलिमिटेड है? नहीं, बिल्कुल भी अनलिमिटेड नहीं। हमारे पास बड़े लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं। आप सिर्फ सिंपल करें ना बात पंजाब की इतनी पॉपुलेशन है कि अगर ये कंट्री हो तो दुनिया का 8वां बड़ा कंट्री बन जाएगा। तो आप 5 प्रोविंसेस हैं आपके, मैनेज कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट बेचारी मासूम सी है, उससे मैनेज करना है, कहाँ से मैनेज करेगी, कहाँ से पैसे लेके आएगी? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना बेसिकली वो कारोबार नहीं करने आती, टेक्स्ट बाय द बुक। गवर्नमेंट जो है उसका काम कभी भी कारोबार करना नहीं होता। गवर्नमेंट इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, वो आपसे प्रॉफिट नहीं कमाती। गवर्नमेंट की कौन सी मिल चल रही है, गवर्नमेंट की कौन सी फैक्ट्री चल रही है, कुछ चल रही है। गवर्नमेंट इदारे बनाती है, और इदारों का मकसद क्या होता है? अवाम के लिए काम करना। अब इदारा बनेगा, जब इदारे बनेंगे, इदारे अवाम के लिए काम करेंगे, तो क्या इदारे चलाने के लिए पैसे नहीं चाहिए? अभी मैं रिसेंटली इस वीक में आई वॉज ऑन अ बाइक टूर, चित्राल गया हुआ था मैं, पहाड़ों पे गया हूँ। मैं दिखाऊंगा आपको उस पहाड़ पे, आप सोच सकते उस पहाड़ पे जहाँ पे इंसान नहीं आते, वहाँ पे भी एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, वापडा का महकमा काम कर रहा है। वो गांव जो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर है, वहाँ पे खंबे लगा के क्या कर रही है? बिजली का निज़ाम लेके जा रही है। टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वहाँ पे काम कर रही है, रोड्स बना रही है। क्यों? अब वहाँ पे एक गांव था, डैट वाज बम्बरेज, उसके रास्ते को डेवलप करें ताकि जो गांव की 3-4 साल की आबादी है उनके लिए रास्ते जो हैं वो ठीक हो जाए। अब काम तो कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको काम करने के लिए पैसे कहाँ से चाहिए? जाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट उस गांव में जो रोड बना रही है, उस रोड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? मशीन चाहिए। मशीन खरीदेगी, पैसे से आएगी, पैसा कहाँ से लेगी? अवाम से लेगी। फिर जो मशीन चलाने के लिए बंदे हायर करेगी, बेशक लोकल ही बंदे हायर कर रहे हो, तो क्या गवर्नमेंट कहेगी कि अल्लाह के लिए आके मशीन चला दें, मजदूर काम कर दें? नहीं, पे करने हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? अवाम से लेगी। तो बेसिकली ये पूरा घर है आपका। इस घर को चलाने के लिए ना बड़े अखराजात गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने सैलरीज पे करनी है। अब आप देखें, आप जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, जितना मर्ज़ी क्रिटिसाइज़ करें, ये आपका राइट है पॉलिटिकल होना, आपको ये पसंद है वो नहीं पसंद, ये काले हैं वो गोरे हैं, वट जो भी है, आपको इनके ना नफरत है, बट
आप देखें काम के पर्सपेक्टिव में, आप पूरे पंजाब में जाएं, क्या एज ऑफ टुडे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे इलाज फ्री में हो रहा है, वहाँ फ्री में मिल रही हैं। इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे इतनी सख्ती थी, प्राइवेट में नहीं है। अगर आप जाके कभी एनालिसिस करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा चंक उठ के वापस कहाँ चला गया हुआ है, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट इलाज जो है वो बेहतर से बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, बेहतर नहीं है बट दे आर ट्राइंग टू बी बेस्ट। वो अपनी मशीनरी क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, नॉट लाहौर सेंट्रिक, लाहौर से बाहर भी जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। अब वो जो डॉक्टर एक आएगा उसको ट्रेन करके रखना, उसको तनख्वाहें देनी गवर्नमेंट ने देनी है। इवन खुदा ना खासा कभी एमरजेंसी पड़ जाए ना आपको, तो देखिएगा प्राइवेट हॉस्पिटल जो महंगे से महंगे हैं बंद होंगे, रात के टाइम वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रात के 2 बजे भी एक प्रोफेसर लेवल डॉक्टर अवेलेबल होगा, जो अगर प्रैक्टिस प्राइवेट कर रहा है उसकी फ़ीस 5-5 हज़ार होगी, लेकिन वहाँ जाके आप 1 रुपये की पट्टी पर इलाज करवा रहे होंगे। सहूलत है कि नहीं, किसके लिए? बिकॉज अगर आप कहेंगे ये तो हुक्मरानों के लिए है, भाई जो गवर्नमेंट जो आपके हुक्मरान हैं जब उनकी प्लेटें उड़ती हैं तो वो लंदन जाते हैं, वो यहाँ नहीं आते। ये तो आपके लिए, आपको गवर्नमेंट सर्व कर रही है। 240 मिलियन की आबादी है, स्कूल्स हैं। अभी मैं KPK में था, चित्राल गया हुआ था मैं, पहाड़ों में स्कूल्स हैं, वहाँ स्कूल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। हर गांव की एक्सेसिबिलिटी में स्कूल है। लास्ट में कश्मीर गया था, स्कूल्स। कुछ अर्से पहले आई वॉज ट्रैवलिंग टू सियालकोट, डस्का गया हुआ था। गाँव में कॉलेजेस एंड स्कूल्स बन रहे हैं, सरकारी अच्छे लेवल के, अपग्रेड कर रहे हैं। तो एक स्कूल जब बनेगा, स्कूल का निज़ाम चलाना है, टीचर्स को पे करना है, बच्चों को फ्री में किताबें देनी है, खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा है। गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही? फिर आपके लिए गवर्नमेंट ने निज़ाम बनाया हुआ है, ये पुलिस का, बुरी है अच्छी है हमारी, ये क्या कह सकते हैं। पंजाब में थोड़ी बेहतर पुलिस है, लाहौर में ख़ास तौर के ऊपर लाहौर में थोड़ी सी बेहतर है। खौफ है कि एक वीडियो बनेगी, गए हम, तो लाहौर में थोड़ी बहुत पुलिस बेहतर काम करती है। लास्ट ईयर जून पे हमारी डकैती हुई गन पॉइंट पे, कॉलेज रोड के ऊपर। विद इन अ वीक एवरीथिंग वाज रिकवर्ड। वो कॉल्स पे कॉल्स, SP के रूम से कॉल्स आ गई, इवन फिर जो कमिश्नर है उसकी कम कॉल्स आ गई कि सर हम रिकवर कर लेंगे, हमें परेशान नहीं होना। एक निज़ाम है। उससे पहले मेरी सबसे बड़ी फजूल पुलिस होती है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू बी बेस्ट। अब पुलिस बेसिकली आपकी प्रोडक्शन के लिए है, अनलेस वो आपसे पैसा ना ले रही हो। लेकिन आप देखें, आप खुद सोचें कि अगर आप अपने शहर से पुलिस बिल्कुल गायब कर दें तो क्या यहाँ पे लॉलेसनेस की होगी सिचुएशन? आप घर से बाहर निकल पाएंगे? घरों में खौफ जो होगा कितना होगा? इवन दिन दिहाड़े जो है पंगे पड़ रहे होंगे। तो वो पुलिस का निज़ाम अच्छा है बुरा है तो आपके लिए। फिर आ जाए हम ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। आज मैंने फ्रेश चलान कराया है, बिल्कुल आज अभी मैं 2000 रुपया पे करके आ रहा हूँ मोबाइल, और मैंने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करा। आया नोटिफिकेशन अभी माशाल्लाह से अभी मेरे ख्याल से अभी कोई आधा घंटा नहीं हुआ होगा, आया मैसेज। मैंने ऐसे ड्राइव करते मोबाइल पकड़ा है, नीचे किए सर साइड पे आ जाए। मैंने कहा यार नहीं इस्तेमाल करा, चेक कर ले। सर आपने मोबाइल पकड़ा क्यों है, आ जाए साइड पे। बड़े तरले बिनते मारे। उसने कहा भाई देखें यहाँ तो 5000 है। मैंने कहा नहीं है ही नहीं मेरे पास। कहता मोबाइल ऐप है। मैंने कहा 2000 दे दें फिर तो है। हालांकि मेरी गलती नहीं थी, मैंने सिर्फ ड्राइव करते समय मोबाइल देखा है, सामने मनहूस खड़ा हुआ था। कहता ये मोबाइल, मैंने कहा कहाँ लिखा है कि मोबाइल पकड़ना ही मना। कहता देखिए लिखा है यूज़ ऑफ मोबाइल। हमने कहाँ लिखा है कि कॉल करते हुए चलान होगा, क्योंकि हमने लिखा है यूज़ ऑफ मोबाइल। अब मोबाइल यूज़ करने पे आप बेशक लॉक खोल लें, आपने मोबाइल यूज़ की है, आप किस्मत बुरी, आप पकड़े गए। अब ये ट्रैफिक पुलिस जो है किसके लिए? हमारे लिए। आप ट्रैफिक पुलिस को, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ है, आप इस ट्रैफिक पुलिस को एब्सेंट कर दें। सोचें एक दिन के लिए, देयर इज़ नो ट्रैफिक वार्डन। ट्रैफिक चल गई मुझे कहिएगा, ट्रैफिक को रेगुलेट करवा रहे हैं, ट्रैफिक को रेगुलेट करवा रहे हैं, सिग्नल्स भी लगे होंगे, फिर भी आवाम है हमारी जो लाल बत्ती पर रुकती है ना। लाल बत्ती का मतलब होता है निकालनी है, लाजमी निकालनी है अगर रेड सिग्नल हो तो ये अवाम की ही केस के लिए है, फलाह बहबूद के लिए है। फिर सबसे बड़ी फोर्स हमारी पाकिस्तान की, क्योंकि मई के मुनासबत से तो हमें याद रखना चाहिए, जिसने लास्ट ईयर मई में वजाया पकड़ के, अच्छा खासा वजाया पकड़ के 9 मई को इंडिया ने हमला किया था। हाफिज़ साहब रिलैक्स थे, हाफिज़ साहब ने बड़े प्यारे हैं, वो मई के महीने में ना पहले अलाउ करते आने दो, वो 9 मई तक ना सबको अलाउ करते हैं, आज जो करने कर लो,
फिर 10 में को उठा के मारते हैं, जो उन्होंने किया वो पिछले 3 साल ऐसे ही करते आ रहे हैं। 9-10 को में बड़ा बजाते हैं पकड़ के। लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है 9-10 में को। लेकिन आप चूँकि सोशल मीडिया भी देखते होंगे, आप मीडिया भी देखते होंगे, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो के कभी सोचिएगा एज ऑफ टुडे पाकिस्तानी कितने सेफ़ हैं। वॉर चल रही है, ईरान ने हर सज्जे खब्बे कुछ ना कुछ पंगा किया है, हर जगह से मारा है। आपका बॉर्डर लगता है, यहाँ एक पत्थर नहीं आया। खौफ है, इंडिया से 5 गुना बड़ा है, उसको इतना मारा लास्ट ईयर कि अब वो इंसान के पीछे बन के बैठे हुए हैं। चले हम तो फिर भी करते हैं, ट्रंप रोज़ सुबह उठता है, पहले इंडिया ही करता है, बाद में हमारी तारीफ कर रहा होता है। आपका बिल्कुल एक और बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, तंदूर पे नान वगैरह कर दिए आपने मार मार के उनको, तो है। अब बेसिकली आप इनसे इख्तलाफात जो करने करें वो आपका राइट है, बट ये आर्म फोर्सेस जो है इसने आपको प्रोटेक्ट तो किया हुआ है कि एज ऑफ टुडे वेरी सॉफ्ट टारगेट है पाकिस्तान। आपके इधर इंडिया है, वहाँ से इसराइल आ जाता है, अब सैंडविच बने होते हैं। अब लास्ट जो मई की वॉर थी उसमें आपने देखा होगा जो ड्रोन यूज़ हुए थे वो किसके थे? इसराइल के ड्रोन थे, मारा पाकिस्तान ने। अभी जो आपके आर्मी चीफ गए हुए थे, पूरी एयर स्पेस आपके कंट्रोल में थी गल्फ़ की। आप सऊदीया गए हैं, 7 एयर स्पेस लगती है। आप ईरान, दुनिया में कोई नहीं जा सकता ईरान में, वॉर सिचुएशन में ईरान में दुनिया में कोई नहीं घुसा। आपका आर्मी चीफ बैठा हुआ है, हिम्मत नहीं हुई। तो किसके लिए ये? आपके लिए। आप उनको दूसरे रोल पे तनकीद करें वो आपका राइट है, बट यहाँ पे आप उनको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे कि आपका मशरिक़ मगरिब, आपके जो पहाड़ हैं और जो आपका समंदर है वो सारे सिक्योर हैं। हालांकि हमारा प्लॉट रोले वाला है, हमारा प्लॉट का फड्डा हर एक के साथ है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर एक से पंगे हमारे हर एक के साथ हैं। बट ऐसे चौधरी हैं कोई आके दिखाए, वो गरीब हैं, भूखे भी हैं, लड़ाई में बड़े तेज़ हैं, खुददार बड़े हैं, गरीब भी बदतमीज़ भी हैं, किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन आ जाए ना बात इज़्ज़त के ऊपर मारते ही बहुत है। वो चौधरी जो बना हुआ था इंडिया, क्या हाल करते हैं उसका, तो किसने की है? अब लास्ट मई पे जो इंडिया ने हमले किए हैं, आप नहीं गए, मैं नहीं गए, हम लड़ने नहीं गए, हम अपने घरों में सोए हैं। लिटरली हम अपने घरों में सोए हैं आराम से। सुबह उठे ही है, देखिए टी वी लगा के जी बजा दिया पकड़ के, 6 जहाज़ गिरा दिए, पूरा खुश है पाकिस्तान। वो जो हमने पढ़ा हुआ सब डाले पाकिस्तान में, लगा पता भाई वो सच भी कुछ ना कुछ तो होगा। हमने पहले पढ़ी थी डाले पाकिस्तान, अब हमने देख लिए। हमने देखा कि वो निक्सन तारीफ़ें करता था यूब खान की, हमने देख लिया ट्रंप भी करे तारीफ़ें। तो हमने देखा ईरान बड़ा अच्छा दोस्त था, हमने वो भी देख लिया। तो वो जो हम पढ़ते थे डाले पाकिस्तान में, वो हमने सारा कुछ सच होते हुए देखा भी है। अब आप सोचें कि ये कैसे हुआ, आप इतने डेवलप क्यों थे कि आपने इतनी बड़ी आर्म फोर्स को उड़ा दिया, उनकी बैटरीज जो हैं वो उड़ा दी। क्योंकि सारा असला जो है इंडिया के पास रशिया का था और इसराइल का था, तबाह बर्बाद कर दिया आपने। डेवलप किया, कितना डेवलप किया अपने आप को। आपकी जो कामरा पे एयरबेस है वहाँ पे आपका जेट बन रहा है, आपके जहाज़ यहाँ बन रहे हैं, आपके लोकल सारे मिसाइल यहाँ फतह सीरीज़ जिसने मारा पकड़ के सारे यहाँ बन रहे हैं। वो उनका पैसा कहाँ से आया? आपका। कि गवर्नमेंट ने आपके डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा किया था कि आपका डिफेंस सिक्योर था। अब ये एटम बम है ना, ईरान ने वो बनाना है, उन्होंने उसको रोकने के लिए ईरान की पूरी एक जो क्लास है लीडरशिप उड़ा दी है। आप खुद सोचो 98 में क्या प्रेशर होगा जो हमने बे करके अपने आप को वो कर दिया है कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्हें पता है पागल है, इन्होंने बम चला देना, ए भी गए असी भी गए ना, हमें बस बड़ा शौक है ठा की बात सुनने का। फैक्ट है कि नहीं? लेकिन आप देखिए पाकिस्तान एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट की फॉर्म में चल रहा है। ये सिक्योरिटी किसके लिए है? उनके लिए है, हमारे लिए। आप आज फ्री में चल रहे हैं, वट जो भी कर रहे हैं, आप सिक्योर हैं। अब वो जो आर्म फोर्सेस की डेवलपमेंट है, नया असला आ रहा है, उनको जदीद कर रहे हैं, उसका पैसा हम ही दे रहे हैं। जिसका हम अक्सर सुनते हैं कि फ़ौज हमारा कितना खाती है बजट का, 80%, ये झूठ है। आप कभी भी, आपका अभी बजट आएगा ना, जून के महीने में आपका आता है बजट, जब वो ABS प्रेजेंट करेंगे उस पर डिफेंस आएगा बजट, आप उसको एलोकेट कीजिएगा, वो हार्डली 14% बनता है, 14%। तो फ़ौज टोटल आपके डिफेंस बजट का ऑलमोस्ट 14 से 15% लेती है, लेस 20%। और वो अपनी ग्रेजुअली स्पेंडिंग को कम भी करती जा रही है, लेकिन हम दे रहे हैं, पाकिस्तान देती है। अब ये जो टैक्स हमसे लिया और जो यहाँ पे स्पेंड हुआ, उसका बेनिफिट हमें मिला कि नहीं मिला? तो ये सारा कुछ है टैक्स का प्रोसेस।
तो टैक्स का प्रोसेस क्या है जिस पे गवर्नमेंट हुकूमत अपने इन तमाम अखराजात के लिए क्या कर रही है, पैसा कलेक्ट कर रही है आवाम से। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारा पैसा हम पे नहीं लगा, आपका पैसा आप पे लग रहा है, आपका पैसा आप पे ही लग रहा है। भाई आप आज जिस रोड पे आए हैं उस रोड पे शबाश ने नहीं करनी वन व्हीलिंग, आके आप नहीं करनी वन व्हीलिंग। ये जो अंडरपास वगैरह बन रहे हैं आपके लिए बन रहे हैं, स्कूल्स बने हैं गवर्नमेंट के, बेशक आप नहीं पढ़े लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। क्योंकि हम हमेशा मेजर करते हैं, हम बैठे हैं लाहौर में, हमने कंपेयर करना है लाहौर से, हमने करना है कंपेयर लाहौर की पेइंग कैपेसिटी से, लेकिन लाहौर के अलावा और भी शहर हैं, देहात हैं, वहाँ पे स्कूल्स कौन से हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का नेटवर्क है, वहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट चला रही है। हॉस्पिटल्स हैं, अद्वियात हैं। अब यकीन माने बड़े से बड़ा आदमी बीमारी पे ना एक दफ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल विज़िट करता है कि मेरा यहाँ से फ्री में इलाज हो जाए। गवर्नमेंट के पास अच्छी मशीनरी है, गवर्नमेंट के पास डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, वो डॉक्टर्स प्राइवेट में नहीं है। अवाम ज़्यादा, अवाम मसला ये ना, हम क्योंकि करते हैं कंपेयर पंजाब से, पंजाब में इन्फ्लक्स आता है, पंजाब में हर जगह की अवाम आएगी, फ्राम बलोचिस्तान, फ्राम सिंध, फ्राम KP, सबका इलाज यहाँ पे हो रहा है। अब ब्लड फ्री का हो रहा है, PIC में, सिम्स में, हर जगह हो रहा है। अभी ये लामा इकबाल का भी ये बना है नया सेंटर बना है, ये कार्डियो का अलग बना दिए, नया डॉक्टर जो है वो लेके आए हैं, जिसका हेड बना रहे हैं, UK से लेके आए हैं। अभी ये बन रहा है कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, जो गवर्नमेंट बेस्ड सबसे बड़ा कैंसर एंड रिसर्च हॉस्पिटल होगा, तकरीबन वो भी अगले साल तक फंक्शनल हो जाएगा। फैसलाबाद में बना दिया है, ये सरगोदा में बना दिया इन्होंने, कार्डियोलॉजी सेंटर बना रहे हैं। तो बना तो रहे हैं, कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। फिर ये सारा जो बैठी है ब्यूरोक्रेसी कहने को हमारे लिए ही बैठी है, हमारे काम धंधे जो है सीधा करने के लिए। तो इन सब के खर्चे हैं, सड़क बनाने का खर्चा है, जो हॉस्पिटल है उसको चलाने का खर्चा। अभी ये कॉलेज है ना, इसको चलाते हुए लग समझ जाती है 5000 बच्चे हर अटैम्प्ट में आते हैं, लेकिन ये 5000 बच्चे 5000 पेपर पे कॉलेज को लग समझ आती है। अब भी इस वक्त अगर ए सी ख़राब हो जाए ना तो पूरे निज़ाम में भाग रही होगी, यार AC अभी ठीक करने, जनरेटर ख़राब हो जाएगा, तेल ख़त्म हो जाएगा, भाग रही होगी, बारिश हो जाए, पानी यहाँ आ जाए, कैसे जोड़े लगती है वहाँ निज़ाम में। कॉलेज लेवल के ऊपर ये है। तो कंट्री लेवल के ऊपर भी क्या होता है, इस तरह गवर्नमेंट जो है काम कर रही होती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेके आती है? आवाम से। अब आप कहेंगे सारी गवर्नमेंट करती हैं, भाई सारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स आवाम से ही लेती है। सारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स किससे लेती हैं? आवाम से लेती है, A to Z। हमारे पास तो फिर भी टैक्स कम रेशो है, जाके पता करें UK में कितने, जाके देखें जर्मनी में कितने, जाके देखें कनाडा में कितने, 45% अप टू 55%। 100 कमाएंगे, 55 गवर्नमेंट का, 45 आपका। और हम कहते देखिए वो तो उन पे स्पेंड करते हैं, भाई आपकी भी आप पे कर रही है। आप जाके देखें रोड्स को, जाके देखें स्कूल पे, अब उनकी आबादी जो है ना 3 करोड़ है, 4 करोड़ है। हमारी लाहौर की आबादी कितनी है? 4 करोड़ हुई है। तो ये एक मसला आता है। अभी क्योंकि हम डिस्कस करें लाहौर बेस्ड को, यानी वीडियो यूट्यूब पे, बच्चा बैठा ना कराची में, उसने मेरी बेइज्जती कर देनी है कि कराची में ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर है? नहीं, वो जब आए थे ना JD Vance पाकिस्तान, तो वापस जा रहा था ना वो, तो उसने देखा कहता ये हमने बड़ा कुछ तबाह कर दिया ईरान का। तो ईरान नहीं है, ये कराची है। तो बेसिकली रोड भी कौन सा यूनिवर्सिटी रोड था। लिटरली मैं कराची भी गया हूँ, अभी मैं KP से बाइक कर रहा हूँ, KP के रोड्स बेहतर हैं। हालांकि वो सारा माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी है, उसके भी रोड से थोड़े बेहतर है। इधर तो माफ़ करें, बाइक जा रही होती है, आप नीचे होते हैं, रोड ऊपर होते हैं, फिर ऊपर होते हैं, फिर आप अल्लाह के पास पहुँचे होते हैं, क्योंकि वो डंपर आ जाता है आपके पास साथ। बस मिस मैनेजमेंट है, अल्लाह करे इनको भी अकल आ जाए। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? आपके लिए कर रही है। अब सवाल ये है, एक गवर्नमेंट ने आपसे पैसे लिए हैं, तो गवर्नमेंट आए कहती है शहबाज शरीफ आता है रोज़ जुमेरात को, अल्लाह के नाम के ऊपर पैसे दे दे, मैंने सड़क बनानी है, ऐसे करते हैं। अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे कि हमने मसाजिद बनाना, ऐसे करते हैं गवर्नमेंट। ये लीगली लेते हैं क्या? यार बेचारे को ना आपने बड़ा बदनाम कर दिया है। क्यूट सा तो है हिस्टोरिकली ना। अब देखें, हम जब ख़त्म हो जाएंगे आज से 100 साल के बाद भी ना, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी उस वक्त सारे ये क्रश वगैरह ख़त्म हो गए होंगे, हर बंदा हम भी कब्रों में चले गए होंगे। जब हिस्ट्री आएगी ना, हिस्ट्री तारीख़, उसमें ये जो बंदा है ना,
इसका नाम हिस्ट्री में हिस्टोरियंस जो है लिखना वो बड़े गोल्डन वर्ड्स में लिखेंगे, बिकॉज ही वॉज द वन जिसने आपको बचाया बैंकरप्सी से। ही वॉज द पीएम जिसने इंडिया को मारा। इसको अब मरते दम तक ये इसका रहेगा क्रेडिट। इससे जो पहले जंगें हुई थी 65 की हुई, एक फ़ौजी हुक्मरान था, 71 की हुई फ़ौजी हुक्मरान था। ये वाहिद सिविलियन पीएम होगा जिसके दौर में इंडिया को जंग की शिकस्त थी, जो दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, वीडियो सब कुछ है। वो नहीं रेडियो वाली पीटीवी की जी हमने ये कर लिया वो कर लिया। फिर इसी को एक मिलना क्रेडिट कि इसने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाई ईरान वाली। अब ये जो इसके ना 3 क्रेडिट्स वो दुनिया में कोई नहीं छीन सकेगा। बेशक वो मांगने आया था, बेशक उसने कहा था कि वो अपने कपड़े बेच के भी मांग के खर्चा पूरा कर देगा, लेकिन उसको ये 3 क्रेडिट्स ना कभी भी नहीं होंगे। इस पूरी फैमिली के जो नाम पे क्रेडिट्स आ गए हुए ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। बड़े भाई के नाम पे एटम बम का पड़ गया हुआ है, वो जो मर्ज़ी हो वो ख़त्म नहीं हो सकता। सी पैक इनको पड़ गया हुआ है, मोटरवेज वाकई इनको पड़ी हैं। अभी दीर का मोटरवे बन रहा है, इन्हें यही बना रहे हैं दीर का मोटरवे। और ये सारा मतलब जो है ना पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स वो इनके नाम पे हमेशा रहेंगे, चाहे ये रहें या ना रहें। आप तख्ती भी उतार दें बेशक, लेकिन रहेंगे इनके नाम के ऊपर, ख़ासतौर पर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। नहीं, वो उनके पास है जिनकी वीगो आती है। ये तो बड़ा जजमेंटल है ना कि हम कहते हैं, अभी बात पॉलिटिकल हो जाएगी। इनके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सबके पास इक्विवेलेंट रही है। पीपल्स पार्टी सिंध में 2008 से है, कंटिन्यूज़ है। पीटीआई केपीके में 2013 से है, 13 ईयर्स। वो भी एक सूबे में गवर्नमेंट में बैठी हुई है, वहाँ पे कोई बर्न हॉल नहीं है। वहाँ आग लगती है लाश पड़ने के लिए, वो पेशावर आते हैं, वो इधर आते हैं, अपना पिंडी में आ रहे होते हैं। बलूचिस्तान में है कि भाई जिसका टास्क निकला उसकी गवर्नमेंट हो जाती है। फिर पंजाब में ये ऑन एंड ऑफ चले हैं, 8 से 13 पे आए हैं, फिर 13 से 17 पे आए हैं, फिर अब पंजाब में आए हैं। तो ये पंजाब में ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। उससे पहले आप जाते हैं, उससे पहले गवर्नमेंट थी 2 साल की, 2 साल ये, 2 साल पीपल पार्टी, फिर ये। उससे पहले जाएँ शाह साहब थे, उससे पहले ये आया था, भुट्टो आया 3 साल में, ऊपर अल्लाह के पास पहुँचा दिया। उससे पहले अयूब खान था। उससे पहले आपके इतने पीएम्स होते थे जिसके बारे में जो इनका इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, नेहरू, उसने यहाँ तक कहा था कि मैं साल में इतने पजामे तब्दील नहीं करता जितने पाकिस्तान अपने पीएम चेंज करता है। तो ये हालात है। तो आप टेक्निकली ना सुनी सुनाई बात तो है ना, आप ऑन पेपर आके देखें किसने कितने साल गवर्नमेंट की है, तो ये भी कोई इतने नहीं है, ये आप इन्हें काउंट कर लें। तो इसका मतलब पाकिस्तान में हर पार्टी के पास किसी न किसी जगह ना मोर देन 10 ईयर्स हैं। अब पीटीआई के पास 13 साल से गवर्नमेंट में है, पीपल्स पार्टी तकरीबन 8 उसको हो गए 18 साल 2008 में आए थे, वो तब से पीपल्स पार्टी हैं, 18 ईयर से हैं। आप इनको पंजाब में काउंट करें, इनके 4 साल निकाल दें 8 से लेके, इनको भी 14 ईयर्स हो गए। तो 14 ईयर से पंजाब में हैं, वो 18 साल से हैं, वो 13 साल से हैं। तो ये तो है। अब सेंटर की गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो तो पता है जब दिमाग घूमना हाफिज़ साहब का अगला गया, तो वो गवर्नमेंट्स हैं। और एनएफसी के बाद जो पावर्स हैं वो सूबाई सूबों के पास होती है, वफाक के पास पावर्स नहीं होती। डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारा मैटर जो है अब वो सूबों का है, वफाक का नहीं है। तो ये हम कभी किसी को कहते जी आप चूँकि हमारा पीएम नहीं है इसलिए हमने काम नहीं किया, ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है। खैर हम कहाँ थे, हम टैक्स की बात करें। देखिए अब इलेक्शन होने हैं, पैसा कहाँ से आएगा। हमने जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ पाकिस्तान, उसमें हमने यही पढ़ना है कि पैसा कहाँ से आएगा। इलेक्शन होने हैं, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से आएगा। अभी जैसे प्रैक्टिकली देखते हैं 2024 इलेक्शन हुआ था ना, 24 में जब गवर्नमेंट आई है तो 23 में गवर्नमेंट नहीं थी, तो 5-6 माह पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं थी, नो पीएम नो एमएनएस, कुछ नहीं थे। लेकिन कंट्री चला है हमारा, किस तरह से चला है वो सारा हमने प्रोसेस जो है पढ़ना है। हम बात कर रहे थे कि सारा प्रोसेस जो है क्या है, लीगल है। अब गवर्नमेंट आपसे 1 रुपया भी लेगी ना, उसके पीछे कोई कानून होगा, लीगली तौर के ऊपर लेगी। वो ये नहीं होगा कि हर जुमेरात को सुबह सुबह जो है मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा कि अल्लाह के नाम के ऊपर जो है गला रख के शबाश में बैठा हुआ है, इसमें हस्ब तौफीक आएँ, टैक्स दे के जाएँ, ऐसा नहीं होगा। वो अगर आपसे आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स लेके जा रहे हैं, उसके बैक एंड के ऊपर कोई रेलेवेंट लॉ पड़ा होगा, उसके बैक एंड के ऊपर कोई रेलेवेंट कानून होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इनका टैक्स कहेंगे। आपकी खरीदो फरोख्त पर टैक्स ले रहे हैं, उसके पीछे रेलेवेंट लॉ होगा जिसको हम क्या कह रहे होंगे, सेल टैक्स कहे होंगे।
आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट टैक्स ले रहे हैं, रेलिवेंट लॉ का सब क्या कहेंगे, कस्टम ड्यूटी कह रहे होंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एफईडीज़ होगा। आप फिर ये टोल टैक्सेस ले रहे हैं, पीआरएस में फॉल कर रहे होंगे, तो आपसे जो भी टैक्स लिया जाएगा वो ज़बानी कलामी नहीं होगा, हमेशा उसके बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई कानून अवेलेबल होगा। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये लीगल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। और उसकी लीगैलिटी कहाँ पे डिसाइड होगी, पार्लियामेंट में। अगर हुकूमत ने कोई भी टैक्स लगाना है, हुकूमत ने कोई भी टैक्स लगाना है, किसी भी चीज़ पर टैक्स लगाना है, तो वो ये नहीं शहबाज शरीफ उठेगा ख्वाब में आया टैक्स लगा दिया, नहीं। टैक्सेस अप्रूव होंगे पार्लियामेंट से, जो आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, वहाँ से। जब पार्लियामेंट की बात करते हैं उसमें कौन आएगा, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। यहाँ से कानून पास होगा, बिल बनेगा, फिर उस कानून के ज़रिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ले रही होगी। तो पाकिस्तान में जितनी भी टैक्स की कलेक्शन है वो सारी अंडर द लॉ होती है। कोई गैर कानूनी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट नहीं लेती। अब सवाल है कि टैक्स जायज़ है या नाजायज़ है, वो अलग बेटर है, बट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्या लेती है आपके ऊपर, हमेशा बाय द लॉ ले रही होती है। गॉट इट। फिर हम आते हैं टैक्सेस के मकासद के ऊपर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। हमने इतनी कोई पिछले 40-45 मिनट से डिस्कशन कर रहे हैं, हम टैक्सेस के ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सेस के मकासद ही डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत टैक्स लेती ही क्यों है, हमने यही डिस्कस किया। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आएँ तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के टैक्स के, जो अभी हमने बात की थी। नंबर 1 था फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। गवर्नमेंट को पैसे क्यों चाहिए, बिकॉज उसने हुकूमत चलानी है, उसने तमाम जो आपका इंतज़ामी मामलात हैं वो हैंडल करने हैं। गवर्नमेंट का निज़ाम चलाने के लिए क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए। फिर अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। और तीसरा क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए, कि हम टैक्स लेंगे अमीर आदमी से, किस पे लगाएंगे, गरीब आदमी पे। आपके लिए ये होता नहीं है, ये होता है। अब हमसे टैक्स लेके गवर्नमेंट जो रोड्स बना रही है, नेटवर्क्स बना रही है, स्कूल्स हैं, एजुकेशन है। अब किसी सरकारी स्कूल में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं पढ़ेगा, आपका ही पढ़ेगा। ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे आप लोग इलाज करवा रहे होंगे, ये रोड नेटवर्क सारे बंद हैं, आप लोगों के लिए बन रहे हैं। तो बेसिकली आपके ऊपर आपकी सहूलत के लिए ही कर रहे होते हैं। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हालांकि एग्जांपल बड़ी पुट्ठी है, कि क्या किया उसने, पेट्रोल महंगा किया, लेकिन जो बाइकर्स हैं उसको क्या दे दी है, 2000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। फिर पेट्रोल महंगा किया, लेकिन उसने कहा जी अब गरीब आवाम जो है, जो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए 1 महीने के लिए जो सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या कर दी गई, फ्री कर दी गई। अब वो कहते हैं कि भाई देखिए, हमें गरीब का इतना एहसास है कि अब पेट्रोल बढ़ाना हमारी मजबूरी है, बिकॉज इंटरनेशनल कीमतें जो है वो बढ़ गई हुई हैं, जंग के हालात हैं, पेट्रोल आ नहीं रहा, तेल को मंगवाना बड़ा मुश्किल है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गई हुई है, सारे फैक्टर्स हैं, हम इसको सस्ता नहीं कर सकते। लेकिन पेट्रोल जो है बेसिकली वो लाइफ लाइन है, आपके लिए इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन। अगर तेल नहीं तो आप भी गए, आप घर में क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपके पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे, हर चीज़ बंद हो जाएगी। तेल इंपॉर्टेंट है, कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन उससे कहीं साथ ही जो है कि जो गरीब आदमी जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट पब्लिक है, मेट्रो बस हो गई, ऑरेंज ट्रेन हो गई, स्पीडर्स हो गई, सारा फ्री कर दिया। अब वो किया गया है तो बेनिफिट तो है। अब ये हो सकता है कि मेट्रो बस के ऊपर मियाँ मंशा जा रहे, नहीं जाएगा, वो अपनी गाड़ी पे जाएगा। अब उसका टैक्स लिया, लेकिन क्या फ्री किया, मेट्रो बस को। किसको बेनिफिट मिला है, गरीबों का बेनिफिट मिला है। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स में आता है। गॉट इट। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का फेमस तरीन सवाल है, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। कौन सा है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। कौन सा, नॉन रेवेन्यू। ये 5-6 हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इनको अपनी वर्डिंग में लिख लो, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब MCQ से पूछ सकता है, और ये भी है, अपनी वर्डिंग में लिखना है। किस में लिखना है, अपनी वर्डिंग में, क्रैम नहीं करना। देखिए, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव का मतलब था कि रेवेन्यू का मतलब पैसा। इससे पहले हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट कर रही है,
पैसे के लिए। लेकिन पैसे की कलेक्शन के अलावा भी कुछ मकासद होते हैं जो गवर्नमेंट जो है क्या कर रही होती है, लेके चल रही होती है। अब वो कौन से हैं उनको हम देखते हैं। फेमस सवाल है, हाईलाइट कर लें, इस चैप्टर में 3 सवाल ही आते हैं मोस्टली। एक टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ये 2 सवाल तो मोस्ट कॉमन है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेज बाय ग्रांटिंग देम टैक्स एग्जेम्पशन और अदर कंडीशन और अदर इंसेंटिव्स फॉर ग्रोथ। अब जो क्या होता है वीक एंटरप्राइजेज, मतलब वो इदारे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे कर देती है? गवर्नमेंट उनका टैक्स माफ़ कर देती है। ठीक है जी, आपने नया बिज़नेस किया है, आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम आपका 5 साल टैक्स माफ़ कर देते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल अपनी इनकम का 10 टेक एन एग्जांपल 10% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना था, और गवर्नमेंट को आपको 5 साल के लिए माफ़ कर दें, बचत होगी। अब जब गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे, वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अपने बिज़नेस में। जब अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे, सपोर्ट होगी कि नहीं होगी? गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देती है कि उस स्पेसिफिक इदारे को सस्ती बिजली प्रोवाइड कर देती है, सस्ता माल प्रोवाइड कर देती है, सस्ता इंपोर्ट चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, तो उसको सपोर्ट कर रही है, उसको सब्सिडी दे देती है कि तुम चीज़ बनाओ 20 रुपये की, 10 रुपये तुम्हें हम दे देंगे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ्लोर मिल्स होती हैं, जब गंदम बहुत महंगी हो जाती है या गंदम का बहरान आया था कुछ अर्सा पहले, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी किसको दी थी? फ्लोर मिल्स को, कि तुम आटा बेचोगे 50 रुपये किलो ही, हालांकि बनता कितने का है? 90 रुपये किलो, तो 40 रुपये हम तुम्हें दे दिया करेंगे। सब्सिडी दे रही है। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? अब यहाँ पर टैक्स को इस्तेमाल कर रही है, टैक्स कम कर रही है, टैक्स माफ़ कर रही है, लेकिन क्या किसको सपोर्ट कर रही है? वीक इंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर रही होती है। गॉट इट? उसके बाद है टू प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज़ अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। भाई मेरा साफ साफ सवाल है, ईमान से बताना, झूठ नहीं बोलना। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम खाने जाते हैं, आपने बाय करनी आइसक्रीम, एक दुकान पे गए हैं, एक आइसक्रीम है मेड इन पाकिस्तान, एक है मेड इन यूके, कौन सी लेंगे? क्यों? इतना बुरा पाकिस्तान है? या अगर भाई ने लेनी है ब्यूटी क्रीम, ठीक है, भाई वांट्स टू बाय ब्यूटी क्रीम, एक है मेड इन पाकिस्तान और एक है मेड इन यूके, कौन सी लोगे? क्यों? अच्छी होती है। ये मिथ है ना, ये अच्छी होती है बाहर वाली चीज़, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये दुनिया के हर कंट्री में पाई जाती है। ये वाली मिथ जो है वो दुनिया के हर कंट्री में पाई जाती है कि इम्पोर्टेड माल बड़ा अच्छा होता है और लोकल जो है वो क्या होता है? बड़ा घटिया होता है। अब इसी बात पे करते हैं, गवर्नमेंट इनवाइट करती है, एक इन्वेस्टर को लेके आती है, वो अपना अरबों रुपया लेके आता है, इन्वेस्ट करता है, यहाँ फैक्ट्री बनाता है, लगाया, अब वो फैक्ट्री जब लगेगी, रोज़गार शुरू होगा, सब कुछ है। जब उसकी सेल्स करने की बारी आती है तो लोग कहते हैं यार ये वाली गुड भी है, इसका अल्टरनेटिव इंपोर्टेड गुड्स भी मिल रहा है, तो क्यों ना हम इंपोर्टेड गुड्स ही ले लें। अब आप खुद हो जाए, तो वो जो लग के लोकल इंडस्ट्री लगी है, जो सरमायादार आया है, क्या चल पाएगा? अल्टीमेटली क्या होगा? बंद नहीं हो जाएगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान से भी कुछ बड़ी कंपनीज ने एग्जिट लिया है, जैसे जिलेट ने एग्जिट लिया है ड्यू टू लो सेल्स। कहते भाई यहाँ पे सेल्स ही हमारे नहीं हो रही, हम चीज़ें बना के बेचते हैं, लोग इम्पोर्टेड इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे सेल्स ही नहीं हो रही, कहाँ चलाएं? एक एग्जांपल देता हूँ, टोयोटा मेड इन पाकिस्तान है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की। अब टोयोटा लोकल बिक रही है और गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल दे कि जिसने इंपोर्टेड गाड़ी लेके नहीं लेके आए, जापानी, लोग कौन सा गाड़ी लेंगे? जापानी लेंगे। अब उसका नुकसान क्या होगा? आपके लोकल इंडस्ट्री जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे तबाह नहीं हो जाएगी? तो क्या इसको सेफ़ नहीं करना? बिकॉज सिर्फ वो एक टोयोटा तबाह नहीं होगी, भैया टोयोटा का सप्लायर है जो लोकल गाड़ी का बना रहा है, स्पेयर बना रहा है, जो लोकल गाड़ी के टायर बना रहा है, जो उसकी ब्रेक ड्रम बना रहा है, ब्रेक शू बना रहा है, ये भी तबाह नहीं हो जाएगा? ये भी तबाह हो जाएगा। तो गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या करती, ये नहीं करती कि हमने बस मुल्क चलाना है, वो अपने हर इंडस्ट्री का दिफा भी करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा कर देती है, कहते हैं भाई लोकल जो चंगा है,
जैसे जो आपके केक्स हो गए, बिस्किट्स वगैरह हो गए, ये साबुन, सर्फ, टूथपेस्ट वगैरह हो गया, ये इंपोर्टेड भी है, लोकल भी है। अब लोकल जो है टिशू, ये रोज़ पेटल के हैं। इंपोर्टेड वो आजकल तुर्की के बहुत इन मार्केट में पापिया के वो हैं। सेम गोज़ विद द अब ये ड्यू वगैरह जो हैं, ये चॉकलेट्स वगैरह, डेयरी मिल्क मेड इन पाकिस्तान भी है, मेड इन यूके भी है, हेड एंड शोल्डर मेड इन पाकिस्तान भी है, P&G जो है मेड इन यूके भी है, सारा कुछ है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं वो महंगी कर दी हैं, उस पर टैक्स लगा दिया 25%, लोकल पे कितने 18% है। तो अब जब इम्पोर्टेड चीज़ महंगी हो जाएगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। जब अफोर्डेबिलिटी से बाहर होगी तो लोग अल्टीमेटली कहाँ पे जाएंगे, तो लोकल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी कर रही होती है कि इम्पोर्टेड चीज़ इतनी महंगी कर दो कि लोकल क्या लगे आवाम को सस्ती। फिर लोकल जब सस्ती लगेगी तो लोकल जो है आवाम इस्तेमाल करेगी चीज़ें, तो जो आपकी इकॉनमी है वो ग्रो होगी। 2022 में जब पाकिस्तान का दिवालिया निकल रहा था तो इसकी एक वजह ये भी थी कि 2019, 20 और 21 में हमने अन्य इम्पोर्ट कर ली थी। हम पहले इंपोर्ट करते थे कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरीज, हमारी कंज्यूमर गुड्स भी अन्य इंपोर्ट होना शुरू हो गई, आई जा रही हैं। किसी ने कोई भी चीज़ करनी है, अली बाबा पे गया, ऑर्डर किया, आ गई। ऐसे होता था नहीं। तो इतना हो गया कि आपका इंपोर्ट बिल वर्स हो गया। एक्सपोर्ट्स कम से कम होती जा रही थी, इंपोर्ट बढ़ती जा रही। लोकल इंडस्ट्री जो है वो बिकना शुरू, वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंपोर्टेड गुड्स जो है वो महंगी कर दी, टैक्स रेट 25% कर दिया, इंपोर्ट्स बैन कर दी कि भाई इंपोर्ट होनी नहीं है, इंपोर्ट लेनी है हम तो लाइसेंस लें, हम बताएंगे कि गुड्स इंपोर्ट करने वाली हैं कि नहीं है, आप उसका लें अल्टरनेटिव। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अचानक से आपके लोकल इंडस्ट्री जो है उसमें थोड़ी सी हलचल आई, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हुई। और अब देखें ग्रेजुअली लोकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। ग्रेजुअली आप देखेंगे लोकल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी बेहतरी की तरफ होना शुरू हो गए हैं। हम करते हैं कि फिर आज आके आल्टो से जब हम बात कर रहे थे ना, हमारे माइंड में क्या आती है, आल्टो। उस आल्टो का कसूर कोई नहीं है, उस आल्टो के ऊपर 60% गवर्नमेंट टैक्स लेके जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आल्टो जो है वो 40 लाख रुपए की है तो उसमें से 24 लाख रुपया गवर्नमेंट की जेब में टैक्स गया। उस आल्टो की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितने की है, 16 लाख की है। तो अगर वो हम निकालें और उस 1.6 मिलियन में वो कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ दे रही है, पावर विंडोज ये भी सारा कुछ दे तो रही है वो, और वो क्या करे। आप कभी जाके करना कंपैरिजन, 1998 में इंडस करोला इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितने की थी और आज जो करोला है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितने की है। इन टर्म्स ऑफ डॉलर सस्ती हुई हैं गाड़ियाँ आपकी। तो मसला हमारा ये भी है ना, करेंसी फ्लक्चुएशंस का भी है। अगर डॉलर आज 370 समथिंग का है, 270 का कितने का है, 275 का, अगर नीचे आ जाए 100 का, तो यही चीज़ें जो है नीचे आ जाएंगी। यही सिविक जो मॉडल एक्स था, जब वो लॉन्च हुआ था 21 लाख का था, जब बंद हुआ 17 लाख का था। ये ग्रैंडी 22 लाख की थी, अब कितने की है। ये जो BRV है होंडा की, 21 लाख इसकी लॉन्चिंग प्राइस थी इसकी। आप जाकर सर्च कीजिएगा 2014, 15, 16 में ऑडी A3 इतने की थी, 25-26 लाख की। डैट वाज द कॉस्ट ऑफ ऑडी A3। क्यों, उस वक्त $98 का था, साफ सीधी बात है। तो हमें फिर थोड़ा सा था ना कि तब्दीली लेके आनी है, वो बड़ी महंगी पड़ी, वो 10 साल हो गए ना तब्दीली को, बड़ी महंगी पड़ी हमें वो। तो वो चीज़ें भी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट करती है। अब इस वक्त इंपोर्ट बड़ी मुश्किल है, आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते पकड़ लेती है। क्यों की है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी कंज्यूमर मार्केट जो है वो स्टेबल होगी। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, 3-4 साल पहले की बात है, 2021-22 में, ये जितने आपका मेट्रो हाइपर स्टार हो गया, इसमें इम्पोर्टेड गुड्स की भरमार होती थी। हेड एंड शोल्डर आपको मिल रहा है इम्पोर्टेड, आपको टूथपेस्ट इम्पोर्टेड, हर चीज़ मिल रही है। अब नहीं मिलती, अब बड़ी कम क्वांटिटी में होती है और बड़ी महंगी होती है। उस वक्त ये होता था कि अगर लोकल हेड एंड शोल्डर 500 रुपये का ना, तो जो इम्पोर्टेड था वो 300 का होता था, क्योंकि वो तो उसने खुद इंपोर्ट की है, वो इसको पड़ा है $1 का, वो टैक्स ना भी ले वो बेचते, वो जिस मर्जी कीमत का बेचता था। अब वो नहीं है, अब वो इतना महंगा हो गया है कि इंपोर्ट करके बेचने पर टैक्स ज़्यादा लगता है, इसलिए किस पे बेच रहे हैं, लोकल पे। तो फ़ायदा अल्टीमेटली किसको हुआ, लोकल इंडस्ट्री को। और जब लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा तो सिर्फ उस फैक्ट्री का फ़ायदा नहीं हुआ, आपका रोज़गार स्टेबल हुआ, आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, सारा कुछ जो है वो आपका क्या होगा, इसमें बच रहा होगा। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स लगाया। फिर
जो आपके अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स हैं या नेगेटिव सेक्टर्स हैं उनको निगेट करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। मतलब हर बजट में सिगरेट्स के ऊपर टैक्स जो है वो डबल कर देती है, लेकिन जहाज़ ऐसे ही हैं, वो कहते हैं भाई ये हमारा रिस्क है, हम रोटी नहीं खाएंगे बस होटल लाजमी लगाएंगे। पेट्रोल बेशक जितना मर्ज़ी महंगा हो जाए, इसका कोई कंपटीशन नहीं है पान और सिगरेट का, ये लोगों ने पीना। लेकिन वो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल इसको डिस्करेज करने के लिए टैक्सेस बढ़ाती है। टोबैको के ऊपर टैक्सेस जो है वो बढ़ाती है, पान छाले के ऊपर टैक्सेस बहुत बढ़ाती है। टेंशन ही कोई नहीं, अगर सिगरेट 500 का भी हो जाए तब भी पियेंगे, ये सस्ते वाले पियेंगे, बीड़ी पियेंगे बैठ के, ये पियेंगे लाजमी। ये वेब्स वगैरह हो गए, शीशे वगैरह हो गए, ये सारे अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए टैक्स इस्तेमाल करती है। गवर्नमेंट कहती है भाईजान आप कैश पे ट्रांजेक्शन करेंगे हम टैक्स लगाएंगे, आप बैंक के ज़रिए ट्रांजेक्शन करेंगे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। फ़ायदा क्या है, इकॉनमी के डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी बड़े रिच हैं, हमारी गवर्नमेंट गरीब है, इनके पास कैश पड़ा हुआ है पाकिस्तान के पास, और कैश पड़ा है बोरियाँ भर भर के। और वो जो कैश वाली इकॉनमी है ना, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल हिसाब किताब नहीं है। आप यकीन माने, अभी आई वॉज इन चित्राल, लोगों से मिल रहा हूँ भाई, लोग वहाँ पे चित्राल शहर में दुकानें ख़रीद रहे हैं कितने की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की। पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, कैश में सारा उनके पास है, ऑल ट्रांजैक्शन इन कैश हो रही है। आप जाएँ किसी मार्केट में, जो आपकी जैसे लाहौर में शाह मार्केट है, अकबरी मार्केट है, ये चलते ही कैश में। अगर इनका शाह मार्केट में ना एक छोटा सा खोखा बना हुआ है, उसकी भी इतनी सेल्स होती हैं कि इनका DHA में घर बना होता है, लेकिन वो सारी जो इकॉनमी है पैरेलल इकॉनमी, उसका रिकॉर्ड नहीं है। अब भाई की कोई दुकान है और सेल्स कर रहे हैं, सारा कुछ कैश पे ले रही है, एज एफिर वाले भी सेल बताएं, सर देखें सिर्फ मेरे अकाउंट 10,000 रुपये आया, मैं तो गरीब हूँ, खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि कैश का कोई डॉक्यूमेंट नहीं ना, कैश कितनी सेल्स हुई हैं नहीं बताएंगे। बिकॉज जो बंदा कैश पे बेच रहा है वो उसने बाय भी कहाँ पे किया होगा, कैश में। तो जो कैश बेस्ड इकॉनमी है ये पैरेलल इकॉनमी है हमारी। आप जाएँ KPK में चले जाएँ, आप निकल जाएँ बलूचिस्तान में, आप ये पंजाब की जो बड़ी बड़ी मार्केट यहाँ निकल जाएँ, आप जो है कराची की बड़ी मार्केट वहाँ निकल दें, उन्हें कहना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, नहीं, उन्हें कैश ही चाहिए, वो लेते ही कैश है। ये होटल्स हैं, ये सारे किस में लेते हैं, कैश में, क्योंकि कैश का डॉक्यूमेंट नहीं है। जब एक बंदा कैश में पैसे कमा रहा है और कैश में खर्च कर रहा है, कितना आया कितना गया गवर्नमेंट को पता नहीं है। उसने 10 लाख कमाया और 1 लाख बताया, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। इसलिए वे कहते हैं भाई अगर तुम कैश में डील करोगे ना, हम तुम पर टैक्स लगा देंगे, हम तुम्हारी खरीदो फरोख्त जो है क्या करेंगे, बैन कर देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो 60 लाख तक तुम कैश में पे कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर 60 लाख से जितना कैश में पे करोगे हम उस पर पेनल्टी लगाएंगे 5%। क्यों? गवर्नमेंट चाहती है आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें, जो भी सेल परचेज कुछ भी हो, वो किसके ज़रिए हो, बैंक। जब बैंक के ज़रिए होगा ना, अब मेरे पास मैंने एक बंदे को ट्रांसफ़र किया, लास्ट ईयर की बात है, कोई 9 साढ़े 9 लाख ट्रांसफ़र किया। सुबह उठा मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज था, बंद हुआ था। मैं कहा भाई क्या हुआ, कहते भाई आपके पास 9 लाख आया कहाँ से था। मैंने कहा यार वाह, तो उसको ट्रांसफ़र क्यों किया, रीज़निंग बताएं। क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो बड़ा बेसिक अकाउंट था, उसकी लिमिट नहीं थी ट्रांसफ़र की, इतनी तो बड़ी। तो क्यों, अब गवर्नमेंट चाहती है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, आपके अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं, जो आपके अकाउंट पैसे जा रहे हैं पता हो। जब वो पता होगा तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी वेल्थ की कैलकुलेशन करेगी, उसके हिसाब से क्या कराएगी, टैक्स लगाएगी। अगर ये हो जाए ना पाकिस्तान में, आपके बारे नहीं आ रहे हैं, आपकी आवाम बहुत अमीर है भाईजान, आपकी हुकूमत उतनी गरीब है, आपकी आवाम बहुत अमीर है। ये देहातों में ये और वो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सारी कैश में होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि बैंक के ज़रिए आओ, हम आपको टैक्स माफ़ करेंगे। बैंक के ज़रिए लाने का मकसद क्या है, ताकि क्या हो जाए, इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन, पता हो कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे किए हैं, किसने कितना कमाया, किसने कितना खर्च किया, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही हो, टैक्स जो है वो लगा रही हो। डन। उसके बाद गवर्नमेंट जो है टैक्स को इस्तेमाल करती है एज अ टूल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो आपको पैसे मिलते हैं आवाम को बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, ये पैसे टैक्स करते हैं।
गवर्नमेंट ने देहातों को डेवलप करना है, देही प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, ये डिस्पेंसरीज रन कर रहे होते हैं, इसके पैसे गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? टैक्सेस से इस्तेमाल कर रही होती है। फिर डिफरेंट कंट्री से जब ट्रेड करना होता है तब भी टैक्सेस को एज अ मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। यदि आप आ जाएँ हमारे कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट कर दें, हम टैक्स लेते हैं 30%, आप 10% टैक्स ले लेंगे, आपको टैक्स माफ़ कर देंगे। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील्स में भी टैक्स के ऊपर क्या होता है, नेगोशिएट हो रहा होता है। जैसे गल्फ़ UAE एक ज़माने में होता था, नहीं अब रहता ही नहीं रहता, जितनी से मार पड़ रही है, कि UAE ने क्या कहा था कि भाई पैसा लेके आओ, लगाओ, हम टैक्स नहीं लेंगे। उस सारा इन्वेस्टर पकड़ा क्यों था कि हम आपको क्या करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे, आप आके इन्वेस्ट करो। तो सेम गोज़ विद द पाकिस्तान, जब आप डिफरेंट कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो आप किसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं? टैक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप आ जाए इन्वेस्टमेंट कर दें, टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री जोन्स बना देंगे। जैसे ये मेट्रो बस जो लाहौर की है, ये आपने नहीं बनाई थी, ये बनाई थी टर्किश कंपनी ने, अल-बराक नाम होता था, चली गई हुई है वो। उसको बनाया कि आप बना दें, अगले 6 साल इसकी जो इनकम है आप ले लीजिएगा, हम आपसे नहीं लेंगे। ये जो ऑरेंज ट्रेन है ये आपने नहीं बनाई, ये किसने बनाई है? चाइनीज़ इंजीनियर बनाई हुई है। ये डैम्स बन रहे हैं, किसने बनाए हुए हैं? चाइनीज़ बना रहे हैं। अब उनको टैक्स एग्जम्पशन देते हैं, जब इनकम आएगी वो आपकी, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हैं CPEC पे। कि अब भाई हमारे पास पैसे हैं, हम सड़क बना सकें, हमने कहा भाई आप आएँ, आप बनाएं। अब वो CPEC बनेगा तो पूरा कंट्री डेवलप हो जाना है। आप आएँ, आप बनाएं, जो इनकम आएगी आपकी, हमें सिर्फ इतने टैक्सेज है ना। तो इस तरह गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, डील कर रही होती है। फिर इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्स लगा रही होती है। उसके बाद माशरे में ये हमने डिस्कस किया था, इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने के लिए कि टैक्स किस पर लगाएगी? अमीर पे। और किसके लिए लगाएगी? गरीब के लिए टैक्स जो है वो लगा रही होगी। फिर ये जो एजुकेशन होते हैं, साइंस वगैरह, इसको प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट जो इदारे इनमें काम कर रहे हैं उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, टैक्स माफ़ कर देती है। फिर लोकल फोर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट टैक्स इस्तेमाल करती है, ये तो पता है आपको। अभी हमने लास्ट ईयर मारा पकड़ के, तो इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही है। तो दीज आर द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स जो गवर्नमेंट अचीव कर रही है अदर देन रेवेन्यू। अभी सारी बातें जो हमने की हैं कि क्राइम करने वाली हैं, ये आपकी जर्नल नॉलेज है, डैट इज़ योर जनरल नॉलेज। आप इसे दफ़ा पढ़ लें, कोई 4-5 पॉइंट पेपर में आज अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे, यू विल गेट द मार्क्स। बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर में आया है, और ये आप पढ़ के आ चुके हैं PRC में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं फिर क्या है और क्या नहीं है।